जय हिंद जय बिहार। अब आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये एकीकरण का द्वितीय चरण किसका, इटली का, और किन किन लोगों का योगदान है। सबसे पहले तो काउंट काबूर आए हैं, देखते हैं इनके बारे में क्या क्या हो रहा है अभी। पहला बार एकीकरण का जो सिलसिला था वो मेजनी के हाथ से निकल गया, क्योंकि उसमें तीन तीन राष्ट्र तीन तीन तरफ से पड़े हुए थे। एक चार्ल्स एल्बर्ट पड़ा हुआ था, दूसरा धर्म गुरु पड़ा हुआ था। वो चाहता था कि अपने अपने हिसाब से हम करें, और इसमें मेजनी चाहते थे कि हम पूरे इटली को स्वतंत्र एकीकृत कर दें, एक कर दें। खैर असफल हुआ, पहला प्रयास असफल हुआ। अब द्वितीय एकीकरण का चरण आता है। इटली का द्वितीय बार चांस लिया जा रहा है कि वो उसे एक कर देना है, इसको मिला देना है। 1848 ईस्वी तक के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, लगभग 1848 ईस्वी तक असफल रहा। इसके बाद धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता भी बढ़ती रही। जैसे जैसे आंदोलन होता गया, देश में किसी चीज़ के लिए समस्या क्या हुआ, तो कभी आक्रोशित हो गया जनता, कैसे कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए आंदोलित होता है। जैसे आप नमूना देखोगे किसान आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था भारत में। भारतीय के लोग भारतीय में अधिकार की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सालों साल कुछ नहीं हो रहा है। बताइए, ये तो देश का दुर्भाग्य है। इटली ने इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र होती रही। इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक, इटली में सार्डिनिया किसी को दे दिया गया था। कौन दिया था? अंग्रेज दिया था ना, अंग्रेज नहीं, मेटरनिक दे दिया था किसी को, ठीक है। तो सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल, कौन है? विक्टर इमैनुएल शासक बना। राष्ट्रवादी विचारधारा का था ये, और उसके प्रयास से ही इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। जो विक्टर इमैनुएल ये बहुत प्रयास करेगा मेजनी के बाद कि हम इटली को एक कर लें, लेकिन देखिए आगे, ये राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयासों से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट कावूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विक्टर ने किसको नियुक्त किया प्रधानमंत्री? विक्टर इमैनुएल ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? काउंट कावूर को कौन प्रधानमंत्री बनाया? विक्टर इमैनुएल ने। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब काउंट कावूर के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या था। अच्छा था, बहुत बढ़िया कूटनीतिज्ञ था। जैसे हमारे मोदी जी है ना, एकदम वैसे कूटनीतिज्ञ था। मतलब कैसे था? जैसे हम लोग के हिंदुस्तान पाकिस्तान के सीमा पर युद्ध चल रहा था, अब 12 ट्रक गेहूं भेज दिए पाकिस्तान के रास्ते। जो बेटा रोक ले तब देश पूरा विश्व खलबला जतो। अनाज का वहाँ कमी आ गया था तो 12 ट्रक गेहूं भेज देते। ये तो सच है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके गए, ना ही तो भूत में ऐसा किया है कोई, और ना ही तो शायद भविष्य में ऐसा करेगा। इतना अच्छा देश के लिए रक्षा क्षेत्र तो इतना मजबूत है ना कि पेशाब हो जाता है दूसरा देश के सोच के, खाली इंडिया के बारे में। अब सोच लीजिए, आप सभी तरह से सेना भी हमने कैसे है ना कि मार के कूट देता है। बिहार रेजिमेंट तो आउ करता है। खैर दुख इतने के लिए कि अभी गोरखा रेजिमेंट भारत में नहीं आ रहा है, ये भी मोदी जी का ही देन है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से 16 साल वाला मिलिट्री ला दें, जैसे गोरखा आ जाए। गोरखा रेजिमेंट जहाँ रहेगा वो तूफान मचा देगा, किसी को भी कभी आँख नहीं। गोरखा रेजिमेंट नेपाल से गोरखा लोग आता है, और वो जो भर्ती होता है उसको अलग गोरखा रेजिमेंट कहते हैं, और वो कभी परास्त होना सीखा ही नहीं। हाँ, नेपाल का है। तो नेपाल सरकार नहीं दे रहा है 4 साल के लिए, कौन देगा नौकरी में भाई। चलिए आगे हम लोग अपना काम करें। हालांकि इतिहास है ये भी, हम भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं। कावूर एक सफल कूटनीतिज्ञ, मतलब कि कौन चीज़ पेच लगा दे कि कैसे आ जाए। जैसे मान लिया हमारा पेज सुबोध के पास चला गया, हमारा पेज कहाँ चला गया? सुबोध के पास। आप देखेंगे कि अब उन्हें से जाएंगे घूम घाम के कहें कि ये रवि जाओ तो सुबोध से वो पेन मांगो ना। सुबोध के पास जैसे वो पेन जाएगा वो समझने के लिए तो मेरा है, और तुरंत कहे कि मेरा, तुमको कौन दिया, तुम चोर होती, कहा कि नहीं दिया है हमको, लेकिन चोर है। तो कूटनीतिज्ञ भिड़ा देना है ना। कावूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। देखिए, सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया था। इटली से फायदा किसको था? ऑस्ट्रिया को था। तो ऑस्ट्रिया को फायदा था तो उसको रोकेगा कौन? ऑस्ट्रिया रोकेगा। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा मानता था, और मेजनी भी मानता था सबसे बड़ा बाधा उसी को।
ये थे उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये सोचा काबुल कि अगर हम फ्रांस से दोस्ती कर लें। देखिए पहले फ्रांस पर आया कौन? ऑस्ट्रिया का मेटरनिख आया, ठीक, फिर यहाँ से हटा, ठीक। उसके बाद अब जो फ्रांस में नेपोलियन जब आया तो फिर से पुनः नेपोलियन आया। अब इस सोचा कि अगर हमको ऑस्ट्रिया के सामना करना है तो एक दुश्मनवा के भिरावे पड़ेगा, तो दुश्मनवा क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। अभी क्या किया? ऑस्ट्रिया को बनाते ये थे उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फ्रांस को कहा कौन? काउंट काबुर कहा कि भैया तू हमारे से दोस्ती कर ले। तो दोस्ती कर लेगा तो इधर ही कौन कौन हो गया? एगो काउंट काबुर हो गया जो इटली की एकीकरण करना चाहता था, और उधर वो भी तो करना चाहता था कौन? नेपोलियन पहले वहां पे था तो चाहता था ना कि हम उसको एकीकृत कर लें, फिर वापस भी आया था नेपोलियन, फ्रांस में वापस भी नेपोलियन आया था। 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया का युद्ध में काबुर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। क्रीमिया का युद्ध होना था तो क्रीमिया के युद्ध में इसको बहुत सावधानी से समझना है। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। इटली का था वो घोषणा कर दी, जबकि फ्रांस इसको नहीं चाहता था। वो नहीं कहा था कि तुम लड़ो हमारे तरफ से, लेकिन कहा कि चल भाई अगर हम फ्रांस के थोड़ा सा सहायता कर देते। क्रीमिया से युद्ध फ्रांस को हो रहा था, क्रीमिया का युद्ध किससे हो रहा था? फ्रांस से हो रहा था। आई कहा ना कि चल हम तेरा साथ दे देते। इसके पास सैन्य शक्ति बढ़ गया, सैन्य शक्ति बढ़िया तो जैसे मान लीजिए एक आदमी है तो रुक हम वही थी मौसा के बोले ले मार करेला, तो मौसा जैसे तो बवाल बढ़ जाएगा ना। तो ये यहाँ पे अपने से कह दिया कि चल हम तेरा साथ देवो। अब एक सेना था और वहाँ पे अपने परास्त हो गया। और 53-54 में क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध करने में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। तब इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था, तय कर दिया। अब यहाँ पर जो इटली है वो वैल्यू में आ गया। इटली का आ गया वैल्यू में आ गया। इटली का जो में था काबुल, वो कहा कि फ्रांस को कहा कि हम तुमको सहायता करेंगे, तुम क्रीमिया का युद्ध लड़ो। और क्रीमिया का युद्ध हुआ तो फ्रांस जीत गया। अब वहाँ पे फिर जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद संधि होता है। युद्ध के बाद क्या होगा? संधि होगा, समझौता होगा। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबुल को प्राप्त हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के बीच के साथ पीडमाउंट को बुलाया गया। अब पीडमाउंट को फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ ना उसको बुलाया गया। अब इसमें काबुल की महत्ता बढ़ गई। वो तो काबुल भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था और ये काबुल भी पहुँचा हुआ था, साथ साथ में कौन कौन पहुँचा हुआ था? इमैनुअल भी पहुँचा हुआ था। तो सब सम्मेलन में क्या हुआ? इटली ने ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप, इसमें काबुल की महत्ता और बढ़ गई। इसलिए सम्मेलन में काबुल ने इटली से ऑस्ट्रिया को हस्तक्षेप करने को गैर कानूनी घोषित कर दिया। काबुल कहा ना, काबुल इटली का था, तो काबुल कहा कि तुम जो हस्तक्षेप करते हो इटली के, ऑस्ट्रिया को कहा कि तुम जो इटली को हस्तक्षेप करते हो वो गलत है, बुझा कि नहीं बुझा? तो क्या किया था? इटली फ्रांस को सपोर्ट किया था। कहाँ? क्रीमिया युद्ध में। अब इसको पावर है कि किसको? इटली वाले को पावर है। कहा कि सुन तू बुझे तरे, तू जो ऑस्ट्रिया का मेटरनिक जो था उसको कहा कि तुम जो हस्तक्षेप कर रहे हो ना ये गलती कर रहे हो, बुझ लियो। तो सोचा कि अरे फ्रांस अगर मदद कर देगा तो गड़बड़ा जाएगा काम। तो वहाँ पे सब सम्मिलन हो गया, जिसके कारण संपूर्ण प्रयोग का ध्यान इटली की ओर खिंच गया। इस पर इटली की समस्या को काबुल ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। देखिए इटली का जो काबुल था, इमैनुअल हक बनाया, विक्टर इमैनुअल बनाया प्रधानमंत्री किसको? काबुल काउंट को। अब इटली वाला, अब फ्रांस ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। अब ऑस्ट्रिया चाहता था कि एकीकरण न करने दे, क्योंकि इटली का कुछ हिस्सा ये ऑस्ट्रिया लिए हुए था। जब बंटवारा हुआ था तो इटली का कौन हिस्सा लिए हुए था दिखाई देते हैं अभी, सार्डिनिया और पीडमाउंट ना। ट्रस की किसको दिया था? वेनेशिया की प्रभुता, हाँ, लोम्बार्डी एवं वेनेशिया ऑस्ट्रिया में पड़ गया था। ये चाहता था कि हम इसको एक नहीं होने दें, एक होने देंगे तो दोनों राज्य हमारे हाथ से निकल जाएगा।
इसलिए बाधा बन जाता था। तो फ्रांस का जब युद्ध हुआ तो ये कहा, कौन? इटली, हम तेरा साथ देंगे। अब जो सेना जिस देश से इसको लड़ना था सोचा कि अरे बाप रे बाप, तो पार्टी मजबूत आ गलू, अब आ गलू, तो फिर परास्त हो गया। अब जीत हुआ तो फिर इसका संधि सम्मेलन हुआ पेरिस में। पेरिस में शांति बुलाया गया, सभा बुलाया गया, सम्मेलन किया गया। तो जैसे कहा ये काबुल कहा कि देख ऑस्ट्रिया, तू जो हम टांग रोहित बोले ठीक नहीं हो, अब मार के टांग छटका दो, बस वो शादी हो गया, समस्या इसका सुलझ गया। अब ऑस्ट्रिया सोचा कि अब अगर हम बोलेंगे इटली वाला को तो फ्रांस एक साथ दिया, यहू फ्रांस वाला साथ दे देगा, तो हम हेंगे भागे पड़ेगा पैदल। तो अपना इसके बाद काबुल ने नेपोलियन थर्ड से भी एक संधि की। अब नेपोलियन के बारे में आइए, काबुल क्या किया इटली वाला कि नेपोलियन जो थर्ड था उससे संधि किया। क्या संधि किया? जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। कहा कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ, फ्रांस कहा कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ हम पीडमाउंट को सेना देंगे, पीडमाउंट को सेना देंगे अगर ऑस्ट्रिया टांग अड़ाया। अगर फ्रांस कहा कि अगर काबुल को कहा कि अगर ऑस्ट्रिया टांग अड़ाता है तो हम तुमको सेना देंगे लड़ने के लिए। तो पावरफुल हो गया क्या? बदले में कुछ मांग रहा है। बदले में नीस और सेवाए नामक दो रियासत, बदले में नीस और सेवाए नामक दो रियासत किसने मांगा? फ्रांस ने मांगा। कहा कि हम सेना से सपोर्ट करेंगे तुमको, लेकिन बदले में हाँ, ऐसे लोभ पापस्य कारणम, लोभ का पाप का कारण क्या है? लोभ है। तो कहा कि हम सेना देंगे, लेकिन बदले में हम नीस और सेवाए नामक दो रियासत काबुल ने फ्रांस को, काबुल खुद ने कहा कि हम दो रियासत दे देंगे। कहा कि तुम हमको ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सेना दो। किसको कहा? फ्रांस को। कहा कि तुम हमको ऑस्ट्रिया से अगर लड़ाई लड़ेगा, हमरा से लड़ेगा इटली से, तो तुम हमको सेना देना। अब बदले में हम तुमको अपना बिना कहे हुए दो दे रहा है राज्य को। नीस और सेवाए नामक दो रियासत काबुल ने फ्रांस को अपने आप देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस मांगा नहीं था। अब देखिए, फ्रांस कहा नहीं था इटली को कि तुम हमको युद्ध में साथ दो, क्रीमिया युद्ध में, लेकिन क्या किया? साथ दिया। और जहाँ पेरिस में सम्मेलन हुआ वहाँ तो पहुँच गया। आपने दुश्मनवा के कहा कि देख टांग रही तो ठीक बात नहीं हो। और बाद ऑस्ट्रिया क्या कहता है, इटली क्या कहता है? अब इटली कहता है फ्रांस को कि सुनो भैया, ये नहीं कि हम तुमको सहायता किए, सुनो भैया, तुम अगर हमको सेना देते हो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ने के लिए तो हम तुमको दो राज्य दे देंगे। और दो राज्य का था हम नीस और सेवाए, दो रियासत हम तुमको इसके बदले में देंगे। तुम सेना हमको दे दोगे तो हम दे देंगे। अब जो ऑस्ट्रिया बाधक था, अब इसके पास सेना आ गया। जब सेना आ गया तो बाधक का बन लड़ा। वो सोचा कि इटली अकेले है, तब बोला कि किसे रुक हम बोला गए अवैती करा मौसा के तब लड़िए। फ्रांस ने काबुल को आश्वासन दिया कि यदि, देखिए फ्रांस भी कह रहा है, ये फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत के आधार पर पीडमाउंट में मिलना चाहेंगे तो फ्रांस विरोध नहीं करेगा। कहा, देखिए फ्रांस एक तरह से ठीक, फ्रांस कह रहा है, फ्रांस का राजा कह रहा है कि अगर दो गो था, कौन कौन था? कहा कि अगर आप जीत लेते हो, अगर तुम्हारी जीत हो जाती है तो उत्तर तथा मध्य इटली की रियासत जनमत संग्रह के आधार पर वोटिंग करवा देना। अगर तुम में रहना चाहता है तो तुम में रहेगा, न तो दे रहे हो कि हमको हम में रहेगा तो हमारा में रहेगा। तो जनमत हालांकि इसी के तरफ था, काबुल के तरफ था। आधार पर पीडमाउंट में मिलना चाहे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबुल की आलोचना भी की जाती थी कि उसने नीस तथा सेवाए नामक प्रांतों को फ्रांस को दे देने का आश्वासन दिया, देकर इटली ने अपनी अस्मिता के साथ साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, कभी इटली का एकीकरण नहीं होता। अगर कोई इसमें त्याग नहीं करता तो कभी इटली का एकीकरण होने ही वाला ना था। और ऑस्ट्रिया का मेटरनिक बड़ा खच्चर था वो, और टंगवा हेंग उड़ते रहता। परंतु यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब तक इटली के राष्ट्र के रूप में उभर नहीं जाता, यदि दो प्रांतों को खोकर भी उसने उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तब बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहा कि बदले में कहा कि तुम हमको सेना दो, हम तुमको दो राज्य दे देंगे। अब दो राज्य देने के बदले भी अगर इटली एक हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी।
और साथ साथ ये भी तो कह दिया, मान ले जनता आलोचना किया कि देना चाहते हो, ये भी तो कहा फ्रांस कि अगर वो जनता जीतने के बाद अगर वो जनता चाहती है तुम्हारे साथ रहना तो तुम्हारे साथ रहे, अगर मेरे साथ रहना चाहे तो मेरे साथ रहे। लेकिन प्रभाव काबुल का ज़्यादा था, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव नहीं था, बिल्कुल संभव नहीं था। जब तक ले काबुल कुछ मतलब इटली वाले कुछ खोते नहीं कुछ पाते नहीं। अब अंग्रेज आया तो हम कहते कि खोए हैं, हम कहते कि पाए हैं। क्या पाए हैं? रेल लाइन बिछा दिया। कोयला लाना था कहाँ से? रानी घाट से, मतलब कलकत्ता से। ये रेल लाइन बिछा दिया, कई गो पुल बना दिया, बनाया ना, अंग्रेजी का बनाया हुआ पुल है जी कलकत्ता में, आपका यहाँ पे कोइलवर में। तो कुछ खोया तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। और देखिए हम लोग साइलेंट मोड में हैं, ठीक है। एक होता है साइलेंट किलर, तो अंग्रेज एक तरह से साइलेंट किलर का भी काम कर दिया था। वो कैसे आया? तो नए नए जाल बिछा दिया, रेल का नेटवर्क ला दिया, इसके बाद बड़े बड़े पुल बना दिए, एक देश से दूसरे देश को जोड़ दिया। और सबसे बड़ी उपलब्धि था कि मुगल वंश का शासन हट गया हिंदुस्तान से, नहीं तो हम लोग आजीवन उससे गुलाम रहते। सबसे बड़ी उपलब्धि है। किसी को भेजा है या किसी ने भेजा है? इसके पहले कौन शासन करता था? मुगल बादशाह दिल्ली पर था ना। अब जीवन भर में हम लोग मुगलों के गुलाम रहते। अंग्रेज आया, उनका छक्का छोड़ाया, हम अंग्रेज के छक्का छोड़ा दिए, हमारे चौका एकदम बाउंड्री पार तो हो गया छक्का। अब मोदी जी कुछ बचल खुचल इज्जत था ना, ओकरो तार तार कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। विश्व में कई तरह के सामान लिए हुए। अब ऐसो चश्मा उठा के देखेगा कहा अंग्रेजवा? हिम्मत है, अकेले चाले तो कब्जा कर लेगा इंडिया उसको। लेकिन यूरोपीय शक्ति वाला मित्र राष्ट्र मिलल रहता है सब। आए हम लोग के पास भी विटो पावर आ गया। फ्रांसीसी मदद के बिना एकीकरण संभव नहीं था, ऐसा काबुल को लगता था, और यह सत्य भी था, ठीक है। इसी बीच 1859-60 देखिए 1857, 1859-60, 1857 में सिपाही विद्रोह, कहीं फ्रांस का शासन, कहीं किसका शासन, कहीं किसका, लगभग बहुत पोलैंड, हालैंड, ऐसे बता देते हैं कौन कौन, बहुत सारे थे। बिस्मार्क के बाद यूनान, पोलैंड, बहेमिया, ये बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे, हंगरी, ये सब गुलाम था, छोटा छोटा सब गुलाम था। तो इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमॉन्ट में सीमा संबंधी विवाद हो गया। किसमें? ऑस्ट्रिया का मेटरनिक और पीडमॉन्ट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध हो गया। अब कहता है कि इटली में युद्ध में इटली के समर्थन फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। इटली के समर्थन में फ्रांस क्या किया? सेना उतार दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित हो गई। ऑस्ट्रिया तो कहा था कि भाई हम देंगे सेना, चलो। अब ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डो और पीडमॉन्ट पर कब्जा हो गया। किसका? इटली का। एक तरह से लड़ाई लंबी होती जा रही थी, और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। वो कब्जा मतलब लड़ाई कौन लड़ाया था? इटली से हो रहा था। अब इसके बाद जो लड़ाई बढ़ रहा था, लड़ाई में खर्च भी तो होता है, पैसे खर्च होते हैं ना, वो कहाँ से आएगा? अभी देश से लड़ाई खत्म हो गया तो अगले ओकरा पर अटैक करो, अगले ओकरा पर अटैक करो, अरे तब पैसा कहाँ से आएगा? मौसा के बैंक से। लड़ाई लंबी होती जा रही थी, और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। तो इटली को भी लगा था कि राष्ट्रवादी हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलित हो गया। इटली को दो भाग में बांट दिया था, और पूरा दोनों भाग समर्थन करा था किसको? काबुल को एकीकरण करने के लिए। कौन नहीं चाहेगा कि राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र आ जाए, जिसमें जनता अपने से जीवित रहे, अपना अधिकार अपना सब कुछ प्राप्त कर ले। नेपोलियन इसी परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। वेनेशिया तो इटली का था ना, वेनेशिया किसका भाग था? इटली का था। तो वेनेशिया जैसे ही जीता, नेपोलियन कहा कि आ जाओ भाग भाग, वो अपने हो इतना पैसा के लिए भाग, जल्दी वापस बुला लिया। और इसके बाद युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया और पीडमॉन्ट के बीच एक मध्यस्थता की। दोनों क्या किया? कहा कि संधि करो भाई, आपस में पंचायत करो, वैसे नहीं बात फट जाएगा, गोली से नहीं है बोली से होगा। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पीडमॉन्ट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अब देखिए जो भी झगड़ा उगड़ा हुआ उसके अनुसार पंचायत में आ गया
कि लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का अधिकार कर लेगा और वेनेसिया जो है उसको किसको मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया को मिल जाएगा। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबुल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। काबुल सोचता था कि दोनों को हम एक कर लें, अतः उसने नेपोलियन के सिवाय प्रदेश देने का वादा, लोभ, नेपोलियन के भी फ्रांस वाला का तो लोभ देवे किया, एगो बचल है तो ये फिर लोभ दे रहा है किसको, हाँ नेपोलियन को। नेपोलियन फिर वहाँ राजा बना था ना, उसने नेपोलियन को सिवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। कहा कि सुनो भैया नेपोलियन, हम ऑस्ट्रिया से लड़ेंगे, तुम कुछ मत करी हो, और कहा कि एक बदला में हम तुमको सिवाय प्रदेश दे देंगे, ठीक है। जरा देखिए क्या उसने, यानी कौन, काबुल ने नेपोलियन को सिवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा फ्रांस को भी कहा कि वो भी निष्क्रिय रहबे करेगा, तू भी निष्क्रिय हो जाए, इटली के राज्यों का पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करेगा, ऐसा आश्वासन लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा, नेपोलियन शर्त रखा, वो भी नहीं कहा कि जबरदस्ती, वो कहा नेपोलियन कि अगर वहाँ वोटिंग करा लो, जो जनता तुम्हारे साथ रहना चाहेगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो मेरे साथ रहना चाहेगा वो मेरे साथ रहेगा, हम जबरदस्ती किसी को नहीं रखेंगे। वहाँ जनमत संग्रह कराएंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबुल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काबुल ने फिर रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली का सभी रियासतों परमा, मोडेना, टस्की आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह इसे पुष्ट भी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पीडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठाए। इंग्लैंडों के लिखा है, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस और इंग्लैंड के डर से पीडमाउंट के साथ समर्थन में कोई कदम नहीं उठाया। कहा कि न पीडमाउंट के नहीं कहा कि हम साथ नहीं देंगे, कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्रांस। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या भी सूझबूझ का था। ऑस्ट्रिया का तो था, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण के समस्या के सूझबूझ था। इस प्रकार देखिए, इटली का और जर्मनी का दोनों को एकीकरण करना था। तो इधर इटली वाला तो चल ही रहा था, तो साथे साथे पैरेलल में चल रहा था जर्मनियों वाला। 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, कहाँ दक्षिण इटली, रोम और वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासत का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। अब देखिए लिखा है, दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर, कहा था ना उसको कि हम किसको कहा था, फ्रांस को हम क्या दे देंगे, वेनेसिया दे देंगे। तो वेनेसिया को छोड़ करके बाकी रियासत सब रोम में मिल गया, इटली में मिल गया और विक्टर इमैनुअल को शासक बना। कौन शासक बना? हाँ, विक्टर इमैनुअल शासक बना, वहाँ का राजा बना या जो भी बना, चांसलर बना, जो भी बना। अब यहाँ गैरीबाल्डी का प्रवेश होता है। देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक है। इस बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। अब यहाँ एक और नाम आया, वो सब तो चला गया, तब एक और नाम आया गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी भी इटली को एक करना चाहता था। और ये आज ऐसा कोई भी नेता नहीं है, न कभी हुआ है और न कभी होगा, न कभी हुआ है और न कभी होगा। गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति, उसको लोभ दिया गया शासन का, कहा नहीं चाहिए हमको, और उसके बाद जितना उसके पास संपत्ति था सब राष्ट्र को दान कर दिया। है कोई नेता ऐसा? बताइए नजर उठा के। ये गैरीबाल्डी का काम है। गैरीबाल्डी ने सब कुछ समर्पित कर दिया, जीवन भी। इस बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी का सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली की रियासतों को एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं, नाविक था। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी भी तो यही चाहता था, एकीकरण करना। तो दूगों के विचार मिल गया तो क्या होगा, दिक्कत होगा। परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में ही आ गया। तो काबुल मिला जुला के ठीक था, जो इमैनुअल बनाया था प्रधानमंत्री, वो भी मिला जुला के ठीक था।
प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। दिक्कत ये था कि संवैधानिक राज का मतलब संविधान के अनुसार हो, राजा का शासन हो, ऐसा। लेकिन ये तो चाहता था प्रजातंत्र, गणतंत्र चाहता था। कौन? गैरिबल्डी गणतंत्र चाहता था। तो कुछ विचार मिला और कुछ नहीं मिला। गैरिबल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों को सशस्त्र सेना बनाई। कौन बनाई? गैरिबल्डी। क्या बनाई? सेना बनाई। भारत का कौन ऐसा आदमी है तो फौज बनाया था? अरे जा हो करम। अरे आजाद हिंद फौज बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। तू मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत में सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। कौन? गैरिबल्डी। कौन? गैरिबल्डी। किस पर आक्रमण किया? सिसिली और नेपल्स पर। और सिसिली और नेपल्स था किसके अधीन जी? फर्डिनेंस। हाँ जी, देख लेते हैं तुरंत। फर्डिनेंस कहाँ? पोप को सौंप दिया। सिसिली और नेपल्स प्रदेश बोर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंस को दे दिया गया था। फ्रांस ने ये शर्त के हिसाब से दे दिया था। अब देखिए, अब यहाँ फिर से एक नया बोल आया। गैरिबल्डी क्रांतिकारी समर्थक था सशस्त्र सेना का। उसने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। जो बोर्बो वंश के पास था उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बोर्बो राजवंश को निरंकुशता से तंग होकर गैरिबल्डी का समर्थक बन गया। जो वहाँ का जो शासक था, कहाँ का? बोर्बो वंश का जो शासक था वो एकदम निरंकुश था, बेकार था, मतलब ही था। वो दूसरा से जनता क्या करे उसे उसको मतलब नहीं था। तो ऐसे सरकार चलेगी? कहता है कि प्रजा के सुख के लिए राजा अपना जीवन भी त्याग देता है, पेड़ के तरह। ऐसे उसे राजा कहते हैं, और उसे तो चुट्टा कहते हैं जो अपनी फेरा में रहता है। गणतंत्र का समर्थक विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में अब क्या किया? और निरंकुश गैरिबल्डी का वहाँ शासन आ गया। किसका शासन आ गया? नेपल्स और सिसिली पर। गैरिबल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। फिर किसको दे दिया? विक्टर इमैनुअल को दे दिया। विक्टर इमैनुअल को दे दिया, जिसका सरदार कौन था? गैरिबल्डी। देखिए, विक्टर इमैनुअल जो था वो किसको प्रधानमंत्री बनाया था? काउंट काबुर को बनाया था। और काउंट काबुर, ठीक है, काबुर को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। सिसिली और नेपल्स दोनों जीत लिया। कौन? गैरिबल्डी। आज जीत लिया तो इसको कहा कि इमैनुअल तुम ही चलाओ। जो उसका मतलब काबुर था, काउंट काबुर, वो चलाने लगा राज। अब इसको एक लोभ भी दिया गया। कहा भाई कि तुमको हम एक प्रदेश देते हैं, ले लो। कहा नहीं चाहिए। कैसे करते? इधर वाला नहीं आया कि हमको नहीं कि चाहिए, नहीं चाहिए। कहा कि हमको लोभ है ही नहीं सत्ता से, वो तो देश के लिए समर्पित था। अधिकांश जनता जो था राजवंश से मतलब बोर्बो वंश से तंग आ गया था, एकदम निरंकुश शासक था। और ये सब किसके समर्थन में आ गया? जनता गैरिबल्डी के समर्थन में आ गया, और वहाँ अपने आप स्वतंत्रता आ गया ना। और ये स्वतंत्रता किसको दे दिया? नेपल्स और हाँ, किसको दे दिया? काउंट काबुर को, इमैनुअल को दे दिया। पढ़ाइए आप लोग, कुछ लोग इनमें से पढ़ा रहे हैं हमारा। वस्तुतः काबुर के विचार गैरिबल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबुर ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। ठीक है, 1862 ईस्वी में गैरिबल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तब काबुर ने गैरिबल्डी के इस अभियान का विरोध कर दिया। रोम पर जब अधिकार, रोम के सत्ता पोप को दे दिया था। रोम किसको दे दिया था? पोप को दे दिया था। तो ये कहा कि हम इटली के एकीकरण के लिए तो ये भी बहुत जरूरी है कि रोम पर हम अपना अधिकार कर लें। गैरिबल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबुर ने गैरिबल्डी के इस अभियान का विरोध किया। कहा कि नहीं भैया, रोम पर आक्रमण मत करो। और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना कौन भेज दी? हाँ। इसी बीच गैरिबल्डी की भेंट काबुर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। वो तो पहले इमैनुअल से न मिला था, पहले इमैनुअल के दे दिया कि लो पोप कौन कौन देश सिसिली और नेपल्स की तुम चलाओ। अब वहाँ का राज सम्राट किसको बना दिया? काबुर को बना दिया। अब ये कहा कि हम पोप को अपने अधीन कर लेंगे। ठीक है, रोम को अपने अधीन कर लेंगे, जो पोप को दिया गया था। तो ये काबुर कहा कि नहीं भैया ऐसा मत करो,
तब दोनों के यहाँ पर ही वार्ता में मिलन हो गया। तब वार्ता में जब मिलन हुआ तो कहा कि ठीक है भैया, नहीं चाहते हो तो मत चाहो। इसी बीच गैरिबल्डी की भेंट काबुल से हुई और उसने रोम के अभियान का योजना त्याग दिया। दक्षिण इटली के जीत गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबल्डी विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, दे दिया। कहा कि लो दान में लो, चलाओ सर, बहुत दानी। गैरिबल्डी के दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव, देखिए कह रहा है कि गैरिबल्डी के दक्षिणी क्षेत्र का शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया गया था। गैरिबल्डी को कहा कि तू दक्षिणी भाग में तुम शासन करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा कौन? गैरिबल्डी, नहीं चाहिए हमको। उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसरित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबल्डी का चरित्र उत्तम माना गया और भारत ने भी इसकी प्रशंसा की। और कौन कौन किए थे भारत में? त्याग और बलिदान की इसकी भावना का कारण गैरिबल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी। किसका जीवनी लिखे? आपने अंत में लाठी खा के चल दिए। अब देखिए भाई, गैरिबल्डी तो 2 प्रदेश जीत के दे दिया। वो किसको दे दिया? इमैनुअल को दे दिया। वो उसका शासन कौन कर रहा था? काबुल कर रहा था। अब ये गैरिबल्डी तो अपना किसान का जीवन साधारण व्यतीत करने लगे। अब बोले गैरिबल्डी के सिद्धांत के बारे में बताएं। तो गैरिबल्डी सशस्त्र सेना का समर्थक था, क्रांतिकारी थे। उसने दक्षिणी इटली और रियासतों को एकीकृत करना चाहता था। बाद में कुछ किसके प्रभाव में आ गया? मेजनी के प्रभाव से वो ज़्यादा प्रभावित था। उसके बाद काबुल के संपर्क काबुल के प्रभाव में आकर उसका समर्थक बन गया और 2 देश को जीता। कौन कौन? नेपल्स और सिसिलिया। कौन सी? हाँ, सिसिली और नेपल्स को जीता। जीत कर दे दिया इमैनुअल को दे दिया, जिसका प्रधानमंत्री था माउंट काबर। वो उस पर शासन किया। उसको उत्तरी का या दक्षिणी का देख लेते हैं। हाँ, प्रस्ताव कौन दिया था? दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने का इमैनुअल ने उसको प्रस्ताव दिया। कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ चाहिए। और इसके बाद क्या किया? वो एक साधारण किसान की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगा। हो गया। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यपूर्ण काबुल की मृत्यु हो गई। इस तरह से पूरे इटली का एकीकरण नहीं हो सका। पूरा इटली के एकीकरण करने का सपना काबुल को अधूरा रह गया। वो दुनिया छोड़ के चल बसा। तो ऐसा मत सोचे कि 12 दिन के बाद काम है तो जब खाए हुआ। शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया था, स्वयं किया। 1800 दुर्भाग्यपूर्ण काबुल की मृत्यु के बाद मृत्यु हो गई और इस तरह से पूरी इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। काबुल तो मर गया, काउंट काबुल तो मर गया, तो उसके बाद बचा विक्टर इमैनुअल जो प्रधानमंत्री उसको बनाया था। अब वो बाकी जो था वो काम वो खुद किया। कौन किया? इटली के शेष विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हो गया। फ्रांस और पर्सा राज्य देश है। पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। फ्रांस पोप को संरक्षण नहीं दे सकता था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप को अपने आप वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। पोप अपने आप पोप पर आक्रमण कर दिया, रोम पर आक्रमण कर दिया, तो अपने आप को किला में बंद कर लिया। तो किला के छोड़ के अब बाकी सब अपना अधिकार में ले लिया। कौन? इमैनुअल। कौन? हाँ, इमैनुअल पूरा अपना क्षेत्र में ले लिया। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। जब अटैक किया तो इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम पे इटली को मिला लिया और उसकी अपनी राजधानी बनाई। कहाँ बनाई? कहाँ राजधानी बनाई? इटली की राजधानी कहाँ बनाई? हाँ, नहीं, पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। रोम में राजधानी बनाई। कहाँ राजधानी बनाई? हाँ, जहाँ पोप अपने आप को कैद कर लिया था वहाँ बनाई। इस स्थिति में पोप ने तत्काल में स्वीकार नहीं किया, तत्काल में उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की। लेकिन अब घर के बगल में सांप हो तब पानी आती तो घर में नहीं घुसता वो, तब वहाँ तक पहुँच गया इमैनुअल। तब महलवा में घुसे में देर था ओकरा। पोप को तत्काल स्वीकार नहीं किया, पर सामंजस्य का अंततः मुसोलिनी के द्वारा। अब देखिए, हिटलर और मुसोलिनी माना जाता है, ठीक है, हिटलर और मुसोलिनी। तब मुसोलिनी के द्वारा निदान किया गया। उसने पोप के साथ समझौता करके वेटिकन को अपने स्वीकार कर लिया, दे दिया। कहा कि चलो भाई, अब तुम यहाँ का
तो इस तरह से किसका एकीकरण हो गया? इटली का एकीकरण हो गया। इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण कौन कौन किया? मेजनी काबूर किया, गैरिबोल्डी किया आदि राष्ट्रवादी नेताओं ने, और विक्टर एमेनुअल जैसे शासक के योगदान से पूर्ण हुआ। सभी घटनाओं को पार्श्व में बाद ये देखिए, तो देश के लिए क्या चाहिए? देश प्रेम। अभी एक बताते हैं महान सेना नायक का। अब्दुल हमीद का नाम आप लोग सुने हैं? यस। क्या थे वो? सब कहता है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब्दुल हमीद कौन थे? चाइना इंडिया युद्ध में माइंस डाल दिए थे टैंक में जाके, कई गो माइंस ध्वस्त हो गया था। समझते हैं? ये हमारा देश है, खाली हीरा उगलने वाला मेरा देश है। अल्बर्ट एक्का का नाम सुने हैं? अल्बर्ट एक्का झारखंड का रहने वाला, तो समय सिपाही था, माइंस में डाल दिया था, माइंस डाल दिया था टैंके में, ब्लास्ट कर दिया। एगो ऐसा भी योद्धा था कि अकेले 1 हफ्ता तक लड़ा था, 1 हफ्ता तक, और लड़ाई रात में होता था। नाम तो उसका पता नहीं है, लेकिन वो क्या किया था ना कि हिया से वहाँ मैगजीन बिछा दिया था दूरी तक ले। हाँ, मैगजीन मतलब राइफल बिछा दिया, और सब में एकदम सिस्टम बना दिया, और ललटेन जला दिया सब पर। तो सोचता था ना पाकिस्तान वाला, अरे बाप रे बाप, तो बड़ी बड़ी सेना है। कभी यहाँ से हमारे ढिचू ऐसे कुछ बना दिया था टाइगर में लगाने वाला, इसको खींचाते नहीं मारा फायर, उसको खींचाते नहीं मारा फायर, और कभी उल्टे से। तो सोचता था ना यार बाप रे ढेर बड़ी सिपाही हो। तो जो उसको खाना पहुँचाता था उस सिपाही को, वो लड़की को पकड़ लिया गया, बहुत प्रताड़ना किया। इसके बाद वो बता दिया कि एक ही वो सेना है, तब उस पर अटैक हो गया, वो मारा गया। ये हमारा भारत की धरती, ये भारत की धरती, शेर वीर उगलता है, वीर। जय जय भैया, बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। इसके बाद देखते हैं जर्मनी का एकीकरण।